द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज कंस्ट्रक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। मैंने बोला ना कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक होता है ना, एक सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकता था, सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकता था कि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, मतलब चलो सिंपली विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है, मान लो इसमें चलो कोलकाता दे दिया, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता था कि ये कहां पे है, तो obvious सी बात है पहला क्वेश्चन ए फ्रेम हो सकता था कि कहां पे है, कोलकाता में है। क्लियर है बात। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, जैसे देखो अब इसको थोड़ा सा देखो, ए है आपका विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, ए है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखो अभी तक चीजें आपको क्या लग रही होंगी यार क्या है, बट एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे देखो यार, ये जो दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया नाम सुना होगा, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया जो कि ब्रिटिश बेसिकली क्वीन थी, ठीक है ना, ब्रिटिश क्वीन। अब देखो यार उनकी याद में ये बनवाया गया था। अब obvious सी बात है अंग्रेजों ने बनवाया होगा। अंग्रेजों में किसने बनवाया होगा, तो जो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे इंडिया में। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होता था, वायसराय, वायसराय, यस या नो, अलग अलग नाम दिया गया कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय। बट जब ब्रिटिश रूल चला, देखो हमारे ऊपर बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने 200 साल तक राज्य किया हमारे ऊपर। एक्चुअली 200 साल तक अंग्रेजों ने किया तो है, बट उसमें से 100 साल हमारे ऊपर किसने रूल किया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 100 साल किसने किया है, लगभग 90 ईयर्स ही है, क्योंकि 57 मतलब आपका, तो 57 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का और 1947 में हम आजाद हो गए थे। तो लगभग 90 ईयर्स किसने रूल किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। देखो डिफरेंस है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे देखो यहां पे मान लो एक टाटा कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, एक किसी दूसरे देश में गई, वहां की पॉपुलेशन कम थी, इनकी मतलब कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब वहां के एक तरीके से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा शेयर था, ये चाहते कुछ भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो वहां पे अपने हिसाब से चीजें चलाने लगे, वहां पे रूल करने लगे। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडियन गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रही, बोलो हाँ या ना, आ रही बात समझ में। तो फिर फायदा क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को फायदा होगा क्या, हाँ होगा। अगर टाटा वहां से पैसे कमाएगी तो थोड़ा बहुत शेयर इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यही चलता था पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, यहां से पैसे कमाती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ रेंट दे रही होती थी, जो भी बेसिकली उनको प्रॉफिट मिल रहा होता था। बट इंडियन काफी लोग क्या हुए, टॉर्चर हुए, मतलब उन्होंने टॉर्चर किया पैसे के लिए, तो फिर लोगों ने विद्रोह किया, 1857 का विद्रोह जिसको बोलते हैं। तो विद्रोह किया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला है कि ये काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड में रखो, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे, मतलब लोगों को सांत्वना देने के लिए, ताकि लोग विद्रोह ना करें। तो फिर 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद किसने गवर्न करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आ रही बात समझ में। खैर, तो जब उन्होंने यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करना स्टार्ट किया, तब क्या बोलना स्टार्ट किया, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे वायसराय। आ रही बात समझ में, क्या बोलना स्टार्ट किया, वायसराय। तो अब उस टाइम पे क्वेश्चन यही आता है कि उस टाइम पे कौन था वायसराय, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था, इसका डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ था, मतलब ये इसका प्रपोजल रखा गया था 1901 में। प्रपोजल रखा गया था, प्रपोजल मतलब बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना। और उसके बाद 1906 में 1906 में क्या किया, शिलान्यास किया, मतलब पहला पत्थर रखा गया था। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लाया कौन था, किसने स्टार्ट किया था। तो अब याद करो, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है इंडियन हिस्ट्री में, 1905 बंगाल का विभाजन, याद है सबको। बताओ उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो उसी ने बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट वो किया था कि लाइक हमें विक्टोरिया के नाम पे हमें बनवाना है, किसने, कर्जन ने।
बनवा मतलब इसने प्रपोज किया था कि लाइक बनवाएंगे अपन। क्लियर बात? तो किसने करवाया था? कर्जन ने। क्लियर है? ओके। 1905 के बाद बंगाल विभाजन हुआ था, फिर वो वापस चला गया था, ठीक है ना, वो सारी बातें अलग होगी। तो उसने, बट ये बन के तैयार कब हुआ था? तो बन के तैयार हुआ था 1921 में। तो आपसे एग्जाम में जो अगर पूछा जाए कि कब ये बना कब था, तो आंसर इज व्हाट? 1921। टाइम लगा था बनने में। सोचो ना, प्रपोजल हुआ था, प्रपोजल हो करके बनने में 5 साल लगे, मतलब पहला पत्थर रखने में 5 साल लग गए। तो लाइक प्रॉपरली बन के तैयार होने में कितना? 1921 में जाके रेडी हुआ था। क्लियर? इसको डिजाइन किसने किया था? तो विलियम इमर्सन ने। इसको डिजाइन किसने किया था? तो विलियम इमर्सन ने। और देखो देखो, और किसने? लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, प्रपोज किया था। और इसकी डिजाइन किसने की थी? विलियम इमर्सन ने 1905 में। ठीक है। अब ये बना किससे है? बना किससे है? तो ये बेसिकली बना है मकराना मार्बल से, जो कि लाया गया था उस टाइम पे राजस्थान से। ठीक है, मकराना मार्बल से, जिसको मतलब लाइक दैट इज वेरी सिमिलर टू सफेद संगमरमर, जिसका कौन सा बना है? ताजमहल। ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली था, ये ब्रिटिश और मुगलों का कंबाइन आर्ट था, क्योंकि संगमरमर से आर्ट बनाने की कला किसकी थी? मुगलों की थी। और ब्रिटिश ऐसा शेप देते थे, तो कहने का मतलब कंबाइन मिक्स, कंबाइन मतलब शेप दिया गया, मतलब एक तरीके से डिजाइन किया गया दोनों कॉन्सेप्ट से, मुगल से और ब्रिटिश से। ठीक है। तो किसका बना? मकराना मार्बल के साथ। तो बेसिकली अब यहां पे देख सकते हो व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा? तो बेसिकली डी। आई बात समझ में? तो यहां पे एक बार फिर से देखो क्या क्या क्वेश्चन बना कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये किसके याद में बनवाया गया था? तो महारानी विक्टोरिया। कहां पे है ये? कोलकाता में है ये। ठीक है। स्टार्ट किसने करा था? कर्जन ने। कब इस मतलब उसने प्रपोज कब किया था? 1901 में। शिलान्यास कब हुआ था? 1906 में। ठीक है ना, जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है। और उसके बाद फाइनली बन के तैयार कब हुआ? 1921 में। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अच्छा, यहां पे अच्छा, इसको पहले वहीं पे क्यों बनने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि पहले जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी? कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का तो अपने कैपिटल पे ही फोकस होता है, क्योंकि मेन जो अथॉरिटी होती है कहां पे होती है? कैपिटल में होती है। बोलो हाँ या ना? बट 1912 में, 1912 में क्या कर दिया गया? कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया। कहां से कहां? कोलकाता से दिल्ली। आई बात समझ में? कोलकाता से दिल्ली। ये अनाउंस कब हुआ था? दिल्ली दरबार, जो कि लगा था 1911 में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सोचो, यही एक इंफॉर्मेशन जब आपके सामने क्वेश्चन आया था तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, बट अभी वही चीज अब कहीं ना कहीं एटलीस्ट सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गए। जैसे नो, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक, वायलिन प्लेयर, बोलो जरा। तो एक काम करते हैं, पहले जो थोड़ा वो जानते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है बिस्मिल्लाह खान। इनका सबको पता है, क्या बजाते हैं ये? शहनाई वादक हैं। ये से नो, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। ये अकेले ऐसे भारतीय हैं, या फिर आप समझो कि कलाकार हैं, जिनको भारत के चारों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं। चारों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये अकेले ऐसे कलाकार हैं। आरी बात समझ में? तो जिनको चारों पुरस्कार मिले हैं, तो ये बेसिकली क्या बजाते हैं? बेसिकली शहनाई वादक हैं। इसके अलावा देखो, ये सफाद अहमद खान, ये क्या है? तबला वादक है। सफाद अहमद खान। तबला के नाम पे एक नाम हमें जो और याद आता है, दैट इज व्हाट? जाकिर हुसैन। बोलो हाँ या ना? आरी बात समझ में? जाकिर हुसैन का नाम तो सुना होगा यार, ये सुनो। ठीक है। तो जाकिर हुसैन, ठीक है। और एक और नाम है अल्लाह रखा खान,
ठीक है, खैर मतलब सारी चीजें मिक्स नहीं करनी, बस बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, मतलब उतनी कलेक्ट करनी इन्फॉर्मेशन जितना हम बेसिकली कलेक्ट कर सके, आ सके। तो सफाद अहमद खान, और एक नाम और क्या याद कर लोगे आप, जाकिर हुसैन, किसके लिए, तबला वादक के लिए। असद अली खान, देखो एक तो ए बेसिकली क्या बजा रहे हैं, पंडित जी जोग, ये बेसिकली यही है क्या, जो वायलिन वादक हैं, ठीक है, और ये असद अली खान ये क्या है, बीड़ा वादक। क्लियर है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा एक बात और, तो अब यहां पे अगर अपन देखें तो पंडित बीजी जोग क्या है, बेसिकली आपके वायलिन वादक, बिस्मिल्लाह खान हमें पता है, सफात अहमद खान तबला वादक, और जाकिर हुसैन भी, असद अली खान ये क्या थे, बीड़ा वादक, ठीक है। एक और फेमस क्वेश्चन है सितार वादक, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जो क्या है, सितार वादक। मैं फिर से बोल रहा हूं जीएस का ना कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जब जीएस, देखो जीएस समझ जाओ कि तब पढ़ रहे हो जब आपको चीजें याद हो रही हैं, मतलब आप सिर्फ रीडिंग ले रहे हो याद नहीं हो रही तो वो टाइम वेस्ट है, वो याद करना नहीं बोलते उसको, ठीक है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो चीजें थोड़ी थोड़ी करके, अब जैसे अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे 7-8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट फ्रेम हो चुके हैं, यस नो, ठीक है। तो क्या हो गया, पंडित बीजी जोग, ठीक है, वायलिन वादक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, सफाद अहमद खान बेसिकली क्या है, तबला वादक, और जाकिर हुसैन भी है, असद अली खान बीड़ा वादक, और पंडित रविशंकर क्या थे, बोलो, सितार वादक। ये मेन है जिनको बेसिकली, जिनसे एग्जाम में, तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर, बोलो, बीजी जोग, यही थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the person of Indian origin and also a recipient of the Nobel Prize for Physics? पहला साइंटिस्ट जिसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया है दैट इज सीवी रमन। पहले देखो आज तक टोटल पता है कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, कितने भारतीयों को, 10, सिर्फ 10। तो 10 तो अभी कभी याद कर सकते हैं ना अपन, 10 ही तो हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है, 10 अभी के अभी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो उससे क्या होगा, हम वापस आके आंसर दे देंगे इसका, क्लियर है बात। चलो देखो, तो नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को अब तक मिला है, बट नोबेल पुरस्कार के लिए एक बार थोड़ा सा ये जान लो कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने विभाग में दिया जाता है, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मत बोलना, मेडिसिन बोलना, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, 3 ए हो गए। उसके बाद लिटरेचर, साहित्य, साहित्य, उसके बाद शांति, पीस, क्लियर, और एक लास्ट में ऐड किया गया, लास्ट में सबसे ऐड किया गया इकोनॉमिक्स। आ रही बात समझ में, तो टोटल कितने डिपार्टमेंट में दिया जाता है, 6 डिपार्टमेंट में। फिर से बताओ एक बार कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इसको एक साइड में रख दो, बाकी 3 बचे, कौन कौन, एक आपका लिटरेचर साहित्य, और पीस शांति, और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओके। तो हमें क्या याद करना होता है कि किसको मिला है, ठीक है, और किस विभाग में मिला है। जैसे देखो सबसे पहले हमारे आते हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको सबसे पहले मिला था, ठीक है, ओके। इनको किस में मिला है, साहित्य मतलब लिटरेचर, क्लियर है बात, ठीक है। तो साहित्य किसके लिए मिला था, गीतांजलि, जो कि इनका क्या था, काव्य संग्रह, 1913 में किसके लिए मिला था इनको, गीतांजलि के लिए, क्लियर है बात। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो नाम हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, बोलो, राष्ट्रगान, यस या नो। तो इन्होंने लिखा इसलिए यहां पे ये हमें याद रहेंगे। तो 1913 में गीतांजलि। अब यहाँ पे देखो क्या क्या याद हो जाएगा हमें कि नोबेल पुरस्कार अभी देखो 6 डिपार्टमेंट में मिला। सबसे पहले कौन भारतीय, सबसे पहले भारतीय कौन है, नोबेल प्राइज सबसे पहले भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको किस क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर साहित्य, कब मिला था, 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। या फिर ऐसे बोलो कि गीतांजलि किसका, किसकी रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड कौन है,
चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, जिनको सीवी रमन। तो ये जो सीवी रमन है, इनको किस फील्ड में मिला था, फिजिक्स में। किस में मिला था, फिजिक्स में। किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, 1930 में। तो अगर क्वेश्चन पूछे हु इज द फर्स्ट इंडियन जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, व्हाट इज द आंसर, सीवी रमन। सिंपल, बोलो हाँ या ना। एंड सेकेंड इंडियन ऑल्सो जिनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाए, लिखते चलना सारी चीजें। जब ऐसे देखो, ये होता है ना, लाइक एक बड़ा सा घड़ा है, ऐसे बूंद बूंद पानी डाल लो आप, कुछ समझ में आ रहा है, ये जीएस क्या है, पूरा बड़ा सा घड़ा है। अब उसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो ना, एक बेसिकली एक बूंद क्या, एक बूंद से भी कम है, बट यही है कि अगर आप इसे कलेक्ट नहीं करोगे तो घड़ा तो कभी भरेगा नहीं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि लाइक ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें पता चल रही हैं, एक टाइम आएगा जिसके बाद आपको इस सेक्शन में भी क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, बट वो टाइम लेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। खैर आगे देखते हैं। तो तीसरे पे कौन है, हरगोविंद खुराना। तीसरे पे कौन है, हरगोविंद खुराना। इनको कहां कब मिला, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में पहले नोबल, मतलब पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो कौन है, हरगोविंद खुराना। वो बात अलग है कि ये भारतीय मूल के थे, बट इनकी नागरिकता कहां की थी, अमेरिकी, ठीक है, बट अपन इंडियन में कंसीडर करते हैं। मतलब ये साइंटिस्ट काम कहां कर रहे थे, अमेरिका में, बट भारतीय मूल के थे। इस तो ठीक है, क्यों मिला था, 1968 में डीएनए के लिए बेसिकली, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली इन्होंने काम किया था। तो बस इतना याद रखोगे, डीएनए ऑब्वियस बात है, बायोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, मेडिसिन, यस या नो, ठीक है। तो ये चीज हरगोविंद खुराना। ओके, चौथे नंबर पे किसको मिला था, मदर टेरेसा। अब सबको पता है कि इनके अंदर सेवा की भावना थी, तो सेवा की भावना थी तो किस फील्ड में मिलेगा, शांति, समझ में आ रहा है, ठीक है, शांति। और इनको भारत की नागरिकता मिली थी 1979 में। खैर, और इनको मतलब इन्होंने क्या करती थी, गरीब और असहाय लोगों की मदद करती थी। क्लियर बात, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करना कि सिंपली गूगल करना, आप उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जितना मैं बता रहा हूं उतने में से ही आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा सागर है ये, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर डेवलप हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गूगल करो, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी कहां से देखूंगा, मैं भी तो गूगल से देखूंगा, मैं वहां पे प्रेजेंट थोड़ी था उस टाइम पे, यस नो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर, आगे देखते हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कुछ दिखा, ये ऑप्शन में थे क्या। तो ये पांचवें भारतीय हैं और दूसरे भारतीय हैं जिसको किस में मिला है, फिजिक्स में। क्लियर हुआ। अगर ऑप्शन में सीवी रमन होता तो हमने उन्हें आंसर कर देना था, बट सीवी रमन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन कौन हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको कब मिला था, मतलब यहाँ किसके लिए, चंद्रशेखर लाइन के लिए, एक उसको बेसिकली इन्होंने बताया था कि वो जो तारों के मतलब कि लाइक कब स्टार्ट होते हैं या फिर उनके लाइफ स्पैन के बारे में बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स में बेसिकली नहीं हो सकता है, लिख लेना वैसे, ठीक है। और उसके बाद कौन है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को कब मिला, क्या इसके पहले इकोनॉमिक्स में किसी को मिला था क्या, नहीं, तो ही इज द फर्स्ट इंडियन जिसको इनको मिला था, अमर्त्य सेन को 1998 में। उसके बाद VS नायपाल, कब, साहित्य में 2001 में। क्या साहित्य में इससे पहले किसी को मिला था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, यस नो, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ही इज द सेकेंड पर्सन। एक बार फिर से बताओ, पहला कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा कौन था, सीवी रमन, तीसरे पे कौन था, हरगोविंद खुराना, चौथे पे कौन था, मदर टेरेसा, पांचवें पे चंद्रशेखर और छठे पे अमर्त्य सेन और ये आपका VS नायपाल, ठीक है, तीन और हैं। ओके, देखो यहां पे, तो आठवें पे है वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको कब मिला, किसके लिए मिला था, केमिस्ट्री में। ऑब्वियस बात है, ही इज द फर्स्ट पर्सन,
केमिस्ट्री में इससे पहले नहीं मिला था ना, ठीक है। ओके, राइबोसोम के स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद लेटेस्ट में देखा जाए तो एक तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए मिला है? शांति के लिए। ये आपने एक नाम सुना होगा, मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की थी वो शायद महिला, मतलब लड़की बेसिकली, ठीक है ना, जो जिन्होंने क्या करी थी, मतलब लाइक कि पढ़ने के लिए इतना ज्यादा इच्छा थी बेसिकली कि उसके लिए उन्होंने गोली भी खाई थी, ठीक है ना। तो उनके साथ उनको भी दिया गया था, उनके साथ साथ इनको भी दिया गया था, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी, इनको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर सबसे कम एज में पूछा जाए कि किसको नोबेल प्राइज मिला है तो मलाला यूसुफजई, ठीक है ना। वो शायद 14 ईयर्स की थी शायद, ऐसे कुछ, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी। और लास्ट पर्सन अभिजीत बनर्जी, कब मिला था? तो 2019 में। क्लियर है? ठीक है। तो ये 10 तो याद हो ही जाएंगे यार, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो याद हो जाना चाहिए। अगर ये भारत रत्न की बात करें तो लगभग 40-45 लोगों को मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जब इंपॉर्टेंट। खैर, तो ये हो गया नोबेल प्राइज। चलिए अब आ जाइए। तो वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। सडनली याद नहीं होता, ये चीजें 4-5 बार रिवाइज करनी पड़ती हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अब। चलो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये आपके ही शरीर की बात हो रही है। बाइल क्या होता है पता है? बाइल जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वेरी गुड। और रिलीज कहां होता है? इंस्टेंटाइन। अभी सब पे बात करते हैं। तो पहले समझो बाइल है क्या, समझते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके शरीर के हिस्से का ही, मतलब शरीर का हिस्सा ही है, ठीक है ना। देखो जरा, तो द बाइल इज रिलीज्ड। पहले देखो यहां पे जो बाइल होता है वो बेसिकली, पहले बाइल के बारे में बात करते हैं फिर देखते हैं। देखो, बाइल इज अ फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो बाइल है वो कौन रिलीज करता है? तो दैट इज लीवर। क्लियर? ओके। और स्टोर कहां किया जाता है? तो गॉल ब्लैडर। स्टोर कहां किया जाता है? अभी सारी चीजें दिखाता हूं, एक बार पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर वो सारी चीजें पिक्चराइज कर लेंगे। तो बाइल इज अ फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर। और स्टोर कहां किया जाता है? गॉल ब्लैडर। और ये हेल्प किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों के गॉल ब्लैडर नहीं होता, तो मतलब इसका मतलब उसमें क्या नहीं हो रहा है? उनका बाइल स्टोर नहीं हो रहा है। बाइल है बट वो क्या नहीं हो रहा है? स्टोर नहीं हो रहा है। तो उनके फिर डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब वो उनका जैसे नॉर्मली अगर 2 घंटे में 3 घंटे में लोगों का डाइजेशन हो जाता है, तो उनका कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। अरे बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये करता क्या है? तो ये जो फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो बाइल है इट ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। क्लियर? उसके अलावा बाइल में क्या क्या होता है? मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बाइल एसिड जिसको बाइल साल्ट भी बोलते हैं, और बिलीरूबिन जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ओके। इसके अलावा भी इसमें कुछ होता है जैसे वाटर, बॉडी सॉल्ट्स एंड कॉपर एंड अदर मेटल, बहुत स्मॉल अमाउंट में। खैर, इतनी सारी बातें यहां पे हुई। अब देखो जरा, बाइल क्या है? क्लियर है? बाइल क्या है? क्लियर है? मतलब क्या करता है? हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेक करता है। आप तो कुछ भी खा लेते हो ना, आप तो कुछ भी खा लेते हो, उसको क्या करता है? ब्रेक करता है। ब्रेक करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कोई चीज, जैसे होता है ना कि कोई चीज वो मिक्स करना है, तो अपन क्या करते हैं? जैसे मान लो कोई मिट्टी है,
मिट्टी है उसे बहुत इजीली ब्रेक करना है, तो क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं ना एक तरीके से, ताकि इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो है ये क्या करता है, एक काइंड ऑफ कि एक ऐसे एसिड समझो आप, मतलब वैसे बता रहा हूँ, मतलब वो उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक करने में काफी हेल्प करेगा ताकि इजिली डाइजेस्ट हो जाए। खैर अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली क्या है, लीवर, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख रहे हो क्या है, गॉल ब्लैडर, क्लियर है। ये जो हिस्सा है क्या है, गॉल ब्लैडर। तो यहां से निकलता है कौन, बाइल, कहां पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। फिर वहां से जो जाता है कहां पे जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। अच्छा, स्मॉल इंस्टेंटाइन लंबी होती है, पता है ना, ठीक है ना, मतलब नाम पे मत जाना। तो किस में जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। तो बाइल डायरेक्टली गोज टू स्मॉल इंस्टेंटाइन, क्लियर है क्या, समझ में आया। अब देखो यहां पे, सर अभी हमें क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिला क्योंकि ऑप्शन में स्मॉल इंस्टेंटाइन तो था ही नहीं। तो देखो यहां पे ये जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है ना, उसी का एक हिस्सा है ड्यूडेनम, स्मॉल इंस्टेंटाइन का ही हिस्सा है ड्यूडेनम, क्लियर है बात। तो मतलब ये उसी का पार्ट है बेसिकली। तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। मतलब अगर वो स्मॉल इंस्टेंटाइन भी पूछ देते तो शायद हमारे लिए आसान हो जाता, बट उसका भी बेसिकली वो हिस्सा है जिसको ए, क्लियर है, आगे बढ़े, याद रहेगा। एक्चुअली जब तुम साइंस पढ़ोगे ना, तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये चीज तो मुझे पता होनी चाहिए, बट नहीं है, ये तो गलत है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर है, पहले यही बता दो। 4, चलो इतना तो पता है। तो आपको ये बताना है कि कौन है जिसके पास 3 चैम्बर हैं, समझ में आया? कौन है जिसके पास 3 चैम्बर हैं, या फिर कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 चैम्बर होता है। तो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4, चलो समझते हैं फिर आते हैं आंसर। देखो यहां पे 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। मतलब ए, अब यहां पे देखो जरा, इधर आ जाओ, डायग्राम देख लिया, 2 3 4। अब यहां पे थोड़ा समझते हैं। देखो नंबर ऑफ चैम्बर्स, तो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। सबसे पहला क्वेश्चन की होता किसका है, तो जो मैमल्स होते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तनधारी, समझ में आ रहा है, मतलब एक स्तनधारी होते हैं, बाकी अलग होते हैं, ठीक है ना। तो स्तनधारी मैमल्स ये क्या होते हैं, मतलब जैसे कि ह्यूमंस हो गए या फिर बर्ड्स हो गई, तो ये बेसिकली क्या है, इनके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्लियर, ओके। जो एम्फीबियंस होते हैं, मतलब उभयचर, जो कि जल में रह रहे हैं और जमीन पे भी रह रहे हैं, उनके पास कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स, समझ में आया। उनके पास 3 चैम्बर्स, जैसे कि फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, टर्टल्स हो गए, उनके पास जो हार्ट है कितने, मतलब उनके कितने चैम्बर हैं, तो 3 चैम्बर्स हैं। उसके बाद 2 चैम्बर्स जो मछलियां होती हैं, जो मछलियां होती हैं वो बेसिकली वो उनके पास मतलब उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं, क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिसिल होता है, वेंट्रिकल, ठीक है ना, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और जिसमें 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम या एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ये सारी चीजें तो खैर अपन पढ़ेंगे जब अपन डाइजेशन एक तरीके से, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना अपन, साइंस में एक टॉपिक है, चैप्टर ही है पूरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, 6th 7th 8th 9th कहीं ना कहीं तो आया होगा, वो बात अलग है कि आपने ध्यान नहीं दिया।
किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है? तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें 4 चैम्बर हैं, तो इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जिसके पास 2 चैम्बर, उसकी इफिशियंसी लेस एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, ए मॉडरेट और ए एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। यही वजह, जैसे आपने सुना होगा जो मछलियां होती है वो गिल्स से सांस ले रही होती है ना, ठीक है, बट इसमें ऐसी मतलब हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैमल्स, एम्फीबियंस और फिश। क्लियर है क्या? 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। आ जाते हैं, इधर आ जाओ। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और ये लिख लेना, यहां पे क्या है? सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। खैर, तो देखो जरा, अब बताओ इसका आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? ए, एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। अब ऑब्वियस सी बात है, अब कल को अगर कुछ और पूछेगा कि ह्यूमंस या फिर फिश के बारे में, तो आप आंसर कर सकते हो। डन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे देखो प्लांट में भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस में भी 2 चीजें चाहिए होती है, तो मतलब न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। तो जो मैक्रो मतलब थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे मल्टीविटामिन से मिनरल्स जो बोलते हो ना आप, ठीक है, तो कुछ लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी मैं ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्लांट्स के बारे में। तो देखो जरा, ए है लिमिटेड, ए है, देखो जो बेसिकली क्या क्या है, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट बस एक ही पॉइंट है कि आप उसके गो थ्रू हुए रहो, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सिंपल लगेगा, अब नहीं पढ़ा तो यार कितना भी सिंपल रहे टफ ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये जो इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में आएगा, तो दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, लगभग सेम कॉन्सेप्ट आपके बॉडी के लिए भी है, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें अलग हैं बट लगभग सेम ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपको भी चाहिए, प्रोटीन्स आपको भी चाहिए, फैट्स आपको भी चाहिए, तो दीज आर व्हाट? मैक्रो और माइक्रो? मैक्रो, जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए। क्लियर है बात? ओके। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंजाइम फंक्शन एंड ग्रोथ रेगुलेशन। अब ये चीजें आपको भी तो चाहिए होती है ना, जिंक की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, बोलो हाँ या ना? बोलते हैं ना। तो वो बेसिकली क्या है हमारे लिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो ये बॉडी के लिए भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात? बट वो परसेंटेज थोड़ा सा वेरी करता है। तो देखो जरा, मैक्रो में कौन कौन है? लगभग सारे गैसेज हैं, सिंपल से याद रखेंगे, लगभग सारे गैसेज हैं, और ये लगभग सारे मेटल्स हैं, बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो मैक्रो में देखो गैसेज मतलब मिक्स है, जैसे अभी कार्बन तो आपका क्या हो गया काइंड ऑफ प्योर कार्बन तो खैर सेमीकंडक्टर होता है, तो उस तरीके से खैर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर ऐसे समझो लो एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट्स होंगे, पीरियोडिक टेबल याद है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलो बताओ जरा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोलो। 6, ओके। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन पहले आता है ना, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? देखो ए तो इसी में आ जाता है ना, इसमें नाइट्रोजन वाले ग्रुप में ही आ जाता है ना फास्फोरस, तो यस नो? क्लियर है? तो ये बेसिकली आपका, इसमें 8 जोड़ दो आप, कितना हो गया ये? 15। एक मिनट। तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इधर देखो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, सिलिकॉन और कोबाल्ट।
ठीक है, एक बार अगर आपने देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम पे याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दीज आर व्हाट? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डन। कितने हैं टोटल? 8। तो 8 बेसिकली आपके क्या हैं प्लांट्स के लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और 9 आपके लिए क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन कौन? आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, सिलिकॉन और कोबाल्ट। ठीक है यार, ठीक है, आगे बढ़े। इतना तो पता होगा। ये जो वर्टिकली है इसको क्या बोलते हैं? बोलो। ग्रुप्स ना? यस या नो? ठीक है, तो देखो जरा, ये सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ठीक है टेलेरियम और पोलोनियम और इस तरीके से। अब यहां पे देखो ये जो लास्ट वाला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये पता है क्या इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसेज, मतलब जो रिएक्शन नहीं करते किसी। ठीक है ना? ओके, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें आउटर मतलब इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ये सारी चीजें मतलब मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि अब ये चीजें अभी मैं एक क्वेश्चन भी है उसके थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा चीजों को। अगर आपको लग रहा है यार ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे तो एक बार खुद से पूछो कितने टाइम साइंस पढ़ा हुआ है। जब नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अपने से उम्मीद क्यों कर रहे हो कि क्वेश्चन हो जाएगा? जब पढ़ोगे तब होगा ना यार। सिंपल सी बात है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना? तो इससे डिमोटिवेट होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं यार? जब पढ़ा होता तब नहीं होता तो बात समझ में आती। जब पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात मतलब वो जो फीलिंग में भी कई लोगों के अंदर आ रही हो तो वो चीजें नहीं लानी है यार। जब एक सिंपल सी बात है, जब आप इनपुट दे ही नहीं रहे हो तो आउटपुट की उम्मीद क्यों करोगे? जब इनपुट दोगे तब तो आउटपुट की उम्मीद करोगे ना। ठीक है, तो बस सीखने की चेष्टा करो। तो इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज, अच्छा एक बात छोड़ो, बस ये बताओ अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा तो कर लोगे ना? बस वही है कि थोड़ा थोड़ा जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते जाएगा खुद ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है ना? चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो पहले है क्या, जैसे यहां पे ये आपके एक होता है साइटोप्लाज्म, नाम सुना है क्या? ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है चलो साइंस में वैसे मैंने पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत, खैर अभी उस पे नहीं चलता हूं मैं, बस अभी अभी फिलहाल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो ये जो है ना कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो साइटोप्लाज्म में 3 टाइप के फोर्सेज लग रहे होते हैं। देखो जरा, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। फिर से समझो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। ये साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या था, साइटोप्लाज्म में 3 टाइप के फोर्स लगते हैं। क्या मतलब इसका? जैसे देखो एक ये आपको दिख रहे होंगे, मतलब लाइक इन नेचुरल शेप ये लग रहा है, ध्यान से देखो ये नेचुरल शेप लग रहा है, और ये क्या लग रहा है थोड़ा सा कंप्रेस्ड, और ये क्या लग रहा है थोड़ा सा एक्सपेंडेड। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब ये कंप्रेस कब होगा, कब पिचकेगा बेसिकली, जब इसमें से वाटर निकलेगा। बोलो हाँ या ना? अब ये अनबैलेंस मतलब बैलेंस स्टेट में कब रहेगा, जितना आएगा उतना जाएगा। अब इसमें सिर्फ आ रहा है तो ऑब्वियस बात है फूल के ब्लास्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बस समझ में। तो अगर आपको, अच्छा क्या ये चीजें हमें वैसे नहीं पता है क्या?
गुब्बारे में यही तो होता है, जरूरत से ज्यादा दिया तो फूटेगा, अगर फूला हुआ है उससे हवा निकाल लो तो पिचकेगा, और नॉर्मल सिचुएशन में वो। अब यहां पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ए टर्म। आ रही बात समझ में? तो जब बैलेंस हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक। जब ज्यादा हो जा रहा है हाइड्रोजन का H2O की अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक। जब हाइड्रोजन का अमाउंट उसमें से निकल रहा है तो क्या बोल रहे हैं, हाइपरटोनिक। बस इतने इंफॉर्मेशन के साथ बताओ आंसर क्या होता है, बोलो। एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, बैलेंस कर रहा है, व्हाट इज द आंसर, सिंपल। समझ में आया? अब सोचो पढ़ने के बाद कितना आसान लग रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूं, पढ़ोगे तो क्यों नहीं आसान लगेगा, पढ़ा ही नहीं है तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि लेकिन यार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। खैर आगे देखते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो हाइपरटोनिसिटी क्या होता है, उसी का पार्ट है ना, ठीक है। देखो वही है जो हमने समझा, वही है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल कंपेयर टू इनसाइड द सेल, यस या नो। तो देखो ना हाइपरटोनिसिटी कौन सा था, ए वाला। तो जब ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, मतलब बाहर से निकल, अंदर से निकल के कहां पे जाएगा, बाहर ही तो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, तभी तो क्या बोल रहे हैं उसे, बैलेंस, उसे क्या बोल देंगे, आइसोटोनिसिटी। उसके बाद हाइपोटोनिसिटी, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड कंपेयर टू इनसाइड, क्योंकि अंदर ही पूरा फूला हुआ है तो बाहर से अंदर आया होगा तभी तो फूला हुआ है ना, इसका मतलब बाहर क्या रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन, अंदर क्या रहेगा, हायर कंसंट्रेशन। सिंपल ना, क्लियर, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट, यही पूछ लेगा आपसे। तो जब पता है बायोलॉजी हमें टफ सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि वहां पे टर्म बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है ना। ये टर्म हमारे लिए एकदम से नए होते हैं, और वैसे भी मतलब आपने मैथ और मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में आए ही इसीलिए क्योंकि आपको इससे क्या थी, कहीं ना कहीं नफरत थी, ठीक है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। खैर, तो डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट क्या है, वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल, बाहर जाएगा तभी तो क्या होगा, श्रिंक होगा, बाहर जाएगा ना। इसमें क्या होगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। इसमें क्या होगा, इनटू द सेल, तभी तो फूटेगा, मतलब ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, बोलो हाँ या ना। तो सेल में श्रिंक और उसकी शेप एंड साइज वही रहेगी, और ये क्या रहेगा, इसमें बर्स्ट। कुछ भी नया नहीं है, देखो ना, अगर आप इस प्रोसेस को देखो, सिंपल बैलून से आप कंपेयर कर लो तो कुछ भी नया नहीं है, बस वो चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा है, खैर इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 2-3 क्लासेज यही ले लेगा फिर। IUPAC नेम बोलते हैं इसको, सुना तो होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मतलब सारे रूल्स नहीं बता सकता मैं क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है, कि मतलब अगर 2 है, जैसे होता है ना कि मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, मतलब वो सारी चीज जितने ज्यादा कार्बन होते जाएं, फिर अगर OH है तो ऑल, इस तरीके से वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो obvious सी बात है वो चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका, सी, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या है, सही है, ए और ए सही है और बाकी गलत है, ठीक है। अभी obvious सी बात है, इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, मतलब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये बताओ, ये तो सुना होगा, मोलरिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब किस में आते हैं, सब। देखो एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। तो जो मोलैरिटी होता है दैट इज व्हाट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक में वॉल्यूम होता है और एक में रेशियो ऑफ सोल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हाँ मतलब एक तरीके से मास होता है, ऐसे समझो। एक में केजी होता है और एक में लीटर होता है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट्स डिवाइड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो रेशियो ऑफ मोल्स सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स एंड
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन द, चलो वॉल्यूम आप काट दो, कंफ्यूज हो रहा है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, क्लियर है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम, मतलब ए पर वॉल्यूम, मतलब लीटर है, ए पर वॉल्यूम है और ए पर केजी है, बस इतना याद रखो। मोलैरिटी पर वॉल्यूम, मोलैलिटी पर केजी, समझ में आया, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, सिंपल, यस नो, ठीक है। तो आंसर बताओ फिर। तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ये मोलैलिटी होता तब मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, ठीक है ना, आंसर। अच्छा एक फॉर्मूला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में आपके। चलिए इसका बताइए, हैबर्स प्रोसेस सुना है नाम, एसएससी जेई और एचपी जेई में एक डिफरेंस है क्या, वहां तुक्का नहीं मारना है, याद रखना, एसएससी जेई में तुक्का नहीं मारना है, एचपी जेई में मार लो चलेगा, बट एसएससी जेई में मत मारना, बोलो। हैबर्स प्रोसेस जो होता है इससे बेसिकली अमोनिया बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला बोलो, चलो देखो, तो देखो जरा एक बार उसको समझते हैं, देखो होता क्या है, यहां पे आ जाओ, तो ए है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में ले करके बेसिकली क्या बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर के क्या बनाते हैं अमोनिया। अब इसमें जो आपका कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट वो क्या होता है, आयरन। कैटलिस्ट क्या होता है, क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि दो लोग, मतलब दो लोग हैं, क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब झगड़ा इन द सेंस लाइक नॉर्मली थोड़ा सा हाई कन्वर्सेशन चल रहा है कि बस हाथापाई होने वाला है, एक तीसरा बंदा आया और उसने कुछ ऐसी बात बोली कि हाथापाई हो गया, तो बेसिकली वो क्या है, कैटलिस्ट। कुछ समझ में आया, मतलब जो रिएक्शन को क्या कर दे, फास्ट कर दे, मतलब जल्दी से निपट जाए बेसिकली, ठीक है ना। तो यही काम किसका होता है, आयरन का, क्लियर है क्या। तो अब देखो यहां पे हैबर विधि द्वारा बेसिकली क्या करते हैं, अमोनिया जो कि NH3 होता है, ठीक है, NH4 नहीं होता। अमोनिया का निर्माण में बेसिकली क्या होता है, आयरन क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और आयरन में भी मॉलिब्डेनम और एल्यूमिना Al2O3 या फिर K2O मिलाने से क्या होता है, उस आयरन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो समझ में आया, वो जो तीसरा पर्सन आया है, अगर वो चाह रहा है कि वो जल्दी से करें, मतलब झगड़ा करें, अब उसके पास एनर्जी ही नहीं है, मतलब दुबला पतला सा खुद ही है, तो क्या वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाएगा क्या उनके उस झगड़े को, नहीं। अगर वही उसकी एनर्जी, उसकी रिएक्टिविटी, मतलब वो खुद ही एक तरीके से झगड़ालू स्वभाव का है, तो जल्दी क्या कर देगा, रिएक्शन को फास्ट करा देगा। कुछ समझ में आया क्या। तो ये जो मॉलिब्डेनम, एल्यूमिना और मतलब Al2O3 और K2O हैं, ये किसकी, इसकी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं या आयरन की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, आयरन की बढ़ा रहे हैं। कुछ समझ में आया, आयरन किसके रिएक्शन की रेट को तेज कर रहा है, इनकी, मतलब हैबर प्रोसेस को बेसिकली तेज कर रहा है, जल्दी जल्दी क्या बनेगा, अमोनिया। अब इस आयरन की एक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को फास्ट कौन करेगा, ए, कौन कौन, मॉलिब्डेनम,
Al2O3 K2O। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, हैबर विधि से क्या बनाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस रेशियो में लिया जाता है? 1:3। जो बनता है हैबर प्रोसेस में अमोनिया, उसके कितने बेसिकली 8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बहुत साफ काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम कौन करता है इस हैबर प्रोसेस में? आयरन। और आयरन की रिएक्टिविटी कौन बढ़ाता है? मॉलिब्लेडनम या फिर Al2O3 या फिर K2O। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केमिस्ट्री का पोर्शन है ये भी 9th में ही है। स्ट्रक्चर तो देखा है ना, NH2 SPDF। सब्जेक्ट बताना है? देखो NH2 NP6। पहले एक बात समझते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो जरा, देखो इसका मतलब क्या होता है? 1s1, यहां पे 3 चीजें हैं, देखो ना, यहां पे पहले आप ध्यान दो, NH2 NP6 इस तरीके से ना, NH2 NP6, ठीक है। देखो जरा, तो NS1 मतलब इस तरीके से नंबर होगा ना, 3 नंबर है, जैसे वहां पे NS2 NP2 इस तरीके से। तो ये क्या बताता है आपका? एनर्जी लेवल। ये क्या बताता है? एनर्जी लेवल। सर एनर्जी लेवल क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर कभी देखे केमिस्ट्री में? बस स्ट्रक्चर ही देखा है ना। ए है बेसिकली। देखो यहां पे याद करो, जो एकदम लोअर ऑर्बिट होता था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2, याद आ रहा है? और इसमें कितने जाते थे? 8 जा सकते थे, तो लाइक 8, ठीक है। अब इसमें कितने जा सकते थे? बोलो। अब यहां पे याद रखना, इसमें पहले 8 डालते थे, फिर इसके ऊपर वाला जब 8 से ज्यादा हो जाता था फिर वापस इसमें लाते थे, ठीक है ना। खैर चलो कोई नहीं, बस उतना ही बताता हूं जितना आप अभी फिलहाल डाइजेस्ट कर सको। तो देखो ये 2, और तो इसके ये जो अंदर वाला है इसके लिए एनर्जी लेवल की वैल्यू बोली जाती है 1, और इसके लिए 2, और इसके लिए 3। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो जरा, अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो 2 बेसिकली क्या होता है? एक होता है यस और पी और डी, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये जो यस ऑर्बिटल है ये इसको बोल रहे हैं, ये जो पी है ये इसको बोल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो यस पी डी इसको बोल रहे हैं, इसी तरह एफ भी होता है। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो, अब अगर यहां पे लिखा हुआ है 1s1, मतलब ए वाला इलेक्ट्रॉन पता है कहां पे है? पहले एनर्जी लेवल का ए वाला इलेक्ट्रॉन। कौन सा? ए वाला। अगर लिखा है 1s2, इसका मतलब ए वाला इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर लिखा हुआ है 2s1, तो इसका मतलब अब दूसरे वाले सेल में आ जाओ, आप दूसरे वाले में। तो 2s1 मान लो ए हो गया, 2s2 ए हो गया। अब यहीं पे बट है तो 8, बट यस जो होता है सिर्फ 2 मैक्सिमम ले सकता है, तो फिर बाकी किस में जाते हैं? पी में जाते हैं। तो पी में अब है किस में? दूसरे नंबर पे, तो 2। अब P1 P2 P3 P4 P5 P6 8 हो गए, तो मैक्सिमम P के पास 6 ही जाएगा। कुछ समझ में आया? तो अभी अगर मैं सिर्फ 2 ऑर्बिट की बात करूं तो बताओ जल्दी, ए पे ए क्या है? 1s1, ए क्या है? 1s2, ए क्या है? 2p1, ए क्या है? सॉरी 2s1 और क्या? 2s2, देन 2p1 2p2 2p3। समझ में आ गया? अब सर पहले कौन भरेगा? तो ऑब्वियस बात है पहले यस भरेगा। समझ में आ गया?
अब थोड़ा थोड़ा देखें, इधर देखो एग्जाम्पल। सबसे पहले ये क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो सबसे पहले लोअर ऑर्बिट में डालेंगे, किसमें, पहले वाले में, 2 में। 2 आ गए, देखो 2 आ गए। अब कितना बच रहा है, 1, तो उसको किस में डालेंगे, इस वाले में पहले, 2s1। देखो यहाँ पे 1s2 2s1, क्या ये सबको क्लियर है? 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2। अब 5 आ गए, तो 2s2 के बाद किस में जाएगा, 2p1। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से 2p1। ठीक है, तो देखो ए 1s 2s और ए 3p, इसी तरह 3s 3p और 3d। आ रही बात समझ में? तो देखो जरा, यहां पे मान लो 11 है, तो 11 में मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो 11 हो गया तो कितना हो गया, तो 2 2 2, देखो यहाँ पे 1s2, अब पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तो तीसरे में जाएगा नहीं जाएगा, तीसरे में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, 3s1। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं जरा। देखो इसने बोला क्या है, हाँ ठीक है, देखो ए क्या है, NH2NP2, तो NH2NP2, तो obvious सी बात है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, S में, और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, P में, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो अब आपको एक ऐसा एलिमेंट बताना है ना जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4। अब बताओ कौन सा आइटम है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यस या नो? टोटल इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 किसका होता है, कार्बन का। अब बताओ कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 14। समझ में आया? क्लियर है? तो कार्बन का ग्रुप 14। क्लियर हुआ कि नहीं? एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे NH2NP2। अच्छा मान लो, अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते किसको हैं, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। डन, चलो आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा, ये पता है किसका है क्वेश्चन, HTML का। वेरी गुड। अच्छा HTML का फुल फॉर्म बता दो बस, चलो बढ़िया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेनी है। ये जो टेबल है, ये यूज किया जाता है मतलब लाइक स्टार्ट करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए। ये TR है, किसके लिए यूज किया जाता है, रो बनाने के लिए। ठीक है, और TD किसके लिए, रो के अंदर कॉलम ऐड करने के लिए, और TH किसके लिए, रो के अंदर हेडर देने के लिए। अब उसके अलावा ये जो HTML है किसके लिए करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। समझ में आ रही? जैसे अगर मुझे वेबसाइट बनाना है तो इसी की हेल्प से बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें आप इकट्ठा, तो बस ये जो 4 इंफॉर्मेशन है बस इतने याद रख लेना। ठीक है, और ये 5वां क्या, HTML का फुल फॉर्म भी पूछा गया है SSC में। इवन HTML का फुल पूछ लेंगे, PDF का पूछ लेते हैं, PNG का पूछ लेते हैं। याद रखना है, छोटी छोटी बातें। ठीक है ना? ये सारी बातें ATM, मतलब जितने भी आप फुल फॉर्म छोटे छोटे देखते हो ना, जो डेली लाइफ में होते हैं, वो फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, याद रखना। ठीक है, खैर तो फिलहाल यहां पे स्टार्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो टेबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डेली लाइफ से ही जुड़ी चीजें पूछते हैं, याद रखना। ये वर्ड चलाया है, वर्ड तो चलाया है ना, ये आपका वर्ड का है। अब वर्ड में ए वाला पोर्शन तो आपने देखा ही होगा। ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे कि फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए या फिर हाईलाइट कलर, उसके बाद अलग से तरीके से लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, और ये अंडरलाइन करने के लिए, उसके बाद इटैलिक मतलब बेंड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, और ये फॉन्ट कौन सा लोगे, फॉन्ट का साइज कौन सा होगा, ये सारी चीजें। क्या यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताना, देखो कैसे मैं बता रहा हूं कि ये आंसर आपको आ रहा था।
क्या इसमें कोई भी ऐसी जगह होती है जिससे आप पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे पाते हो? नहीं होती है। बोलो हाँ या ना। नहीं होती ना। उसके लिए हमें ए वाला फोल्डर क्लिक करना होता है। उसमें एक छोटा सा ऐसे कॉर्नर पे, इसमें शायद बना होगा ए वाला, यहां पे बना होता है। जब इसको क्लिक करोगे ना आप, तब ये वाला ओपन होगा, पैराग्राफ। तो इसके अंदर होता है क्या? फॉर्मेटिंग, मतलब स्पेस की, लाइन के बीच में स्पेस कितनी देनी है। समझ में आया? मतलब अगर मान लो ये चीज आपको नहीं भी पता है तो एक बात बताओ, अगर आप ध्यान दो, देखो विच आर द फॉलोइंग इंक्लूड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो ये सब स्क्रिप्ट आपको पता है वहीं पे होता है, वो जो बॉक्स था। उसके अलावा फॉन्ट भी वहीं पे होता है और अंडरलाइन भी वहीं पे होता है। तो क्या नहीं होता वहां पे? समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। जीएस का मतलब, जनरल स्टडी का मतलब यही होता है कि डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें ही पूछते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब तक जब से मतलब लाइक बचपन से जब तक अब तक बड़े हुए, जितनी भी चीजें हैं ना कहीं जिससे आप टकराए होगे या फिर उनको लगता है कि आप टकराए होगे, वो बात अलग है कि आप साइड से निकल गए। समझ रहे हो? मतलब टकराने का मतलब, किताबें तो दी ना उन्होंने पढ़ने के लिए, अब आपने नहीं पढ़ा तो उनकी क्या गलती है। तो फागुन, फगुआ नहीं समझते हो क्या? नहीं समझते? एक्चुअली यूपी बिहार की लैंग्वेज है। होली को फगुआ बोलते हैं। फगुआ बोलते हैं, मतलब यहां पे क्या होता है, बेसिकली किस में मनाया जाता है ये? फागुन महीने में। फागुन महीने में क्या मनाया जाता है? होली। हिंदी नाम याद है? पहला हिंदी का मंथ बताओ। चैत्र। करस्पॉन्डिंग इंग्लिश मंथ बताओ। ये बहुत बार पूछा एग्जाम में, एसएससी में, एग्जाम में याद रखना। बोलते क्या है वो? बोलते क्या है वो? ये समझो जरा। वो बोलेंगे लाइक कि जैसे अब देखो, पहली बात ये समझो, और मार्च नहीं होता, अप्रैल होता है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, इनका 15 डेज वाला होता है, इसलिए हाँ, मतलब कि जब अंग्रेजी आपका खत्म होता है ना, तो उसका 15 दिन हिंदी का ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, उस तरीके से होता है। तो ठीक है, तो देखो जरा, पहले तो हिंदी नाम समझो। क्या क्या? चैत्र, ये पहला महीना है, हिंदी का पहला महीना। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और ये आपका पौष, माघ, फागुन। तो फागुन इज द लास्ट मंथ ऑफ हिंदी। समझ में आया? अब इसको अब समझो जरा कि अब जैसे अगर मैं पूछूं मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो आपको ये पता होगा कि किस में मनाया जाता है? जनवरी में। अगर आप ये चीज याद कर लो कि जनवरी को हिंदी में बेसिकली क्या होता है? पौष। समझ में आया? तो अब मुझे पता है कि एक कॉलम और एक कॉलम आपको याद होगा, बट अगर ये मैं ऐसे पूछ लूं तो आपको नहीं याद होगा। तो इसको क्यों हेल्प लेते हैं ना, फिर इसकी हम सिर्फ ये करते हैं कि ये जो अप्रैल है अपन कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका पहला महीना है हिंदी का, तो लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं लेगा ना। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं बोलूं कि रक्षाबंधन किस मंथ में पड़ता है, तो छोड़ो हिंदी छोड़ो, ये बता दो किस में पड़ रहा है? अगस्त में। अब अगस्त में वैसे तो खैर पता ही होना चाहिए, सावन तो होता ही है, श्रावण, सावन तो होता ही है, सावन ही चल रहा था ना अभी, ठीक है। तो सावन, और इसी तरीके से देखो आपका तो होली कब पड़ रहा है आपका? देखो यार, फागुन में, ठीक है। और चैत्र नवरात्रि, चैत्र में तो खैर बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख में वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ में गुड़ पूर्णिमा, ये भी है आपका, और रक्षाबंधन, ठीक है। दिवाली पूछेंगे आपसे, अश्विन, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक में ही, ठीक है। महाशिवरात्रि याद रखना, ठीक है। महाशिवरात्रि आप याद रखना किसमें? माघ में। डन। चलो, तो बेटर होगा क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी अभी वो करेंगे, तो आपको ये याद है, तो आप ये याद कर लो कि जो आपका इंग्लिश के अप्रैल के करस्पॉन्डिंग हिंदी का पहला महीना, उसी तरीके से सीक्वेंस में लिखते चले जाओ, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा,
आंसर कर सकते हो आप। समझ में आया? तो बताओ व्हाट इज द आंसर? होली। चलो बताओ नवरात्रि कौन से महीने में पड़ रहा है? नवरात्रि, मेन नवरात्रि कौन सा होता है? दिवाली वाला, कौन सा वाला? दिवाली वाला ना, मतलब अरे ये वाला, ये वाला नवरात्रि का मेन यही होता है ना यार। नवरात्रि, मेन नवरात्रि तो यही होता है ना जिसमें दुर्गा पूजा लगता है 9 दिन का वो सारा। तो दशहरा वाला ना, तो किस मंथ में पड़ रहा है आपका? समझ में आया? अगर वो सिर्फ नवरात्रि बोल रहा है तो यही ना, उस टाइम तो चैत्र नवरात्रि है ना। हरी बात समझ में? ठीक है, मतलब दिवाली से वो कुछ दिन दशहरा के पहले, वो 9 दिन पहले, ठीक है। हाँ 20 दिन पहले। क्लियर? और रक्षाबंधन अभी तो देखा, श्रावण, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। खैर करंट अफेयर का था, बट मुझे लगा कि पता होना चाहिए तो बता दिया। बताओ। बिहार, बिहार में बैन है। इंडिया में कितने, अच्छा जहां पे बैन होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? ड्राई स्टेट। जैसे आप लोग ड्राई डे बोलते हो ना, तो वैसे क्या होता है? ड्राई स्टेट होता है। ठीक है, 4 स्टेट हैं और एक यूटी है जिसको बोला जाता है ड्राई स्टेट इंडिया में फिलहाल के टाइम पे। कौन कौन? देखो, एक तो आपका बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। और एक आपका लक्षद्वीप क्या है? यूटी। यस या नो? तो बेसिकली ये 5 जगह है जहां पे टोटली बैन है। ठीक है ना, मतलब एक वो अपराध है। हिमाचल और पंजाब में सबसे पहले बंद करना चाहिए यहाँ पे। खैर, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं यार। क्वेश्चन का पैटर्न समझो चीजों को ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। कौन? चलो देखो इधर, देखो मैक्सवेल, इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेंडलीव, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज करी थी इन्होंने। और एडमंड बैकुरेल, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है ना? तो ये 4 इंफॉर्मेशन आप, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे बता रहा हूं अभी, इन चारों ऑप्शन के लिए बताया मैंने। तो प्रिस्टले, ऑक्सीजन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कौन? मेंडलीव, ठीक है ना। मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जैसे बल्ब है, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? सबको पता है, कौन था? कौन? अल्फा, कौन था बल्ब का आविष्कार करने वाला? एडिसन ना? या, हाँ मतलब एडिसन था। चलो इसका बताओ आंसर, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलो एक बार बताओ तो, इन्होंने क्या करा था एडमंड बैकुरेल ने? फोटोवोल्टाइक, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्रिस्टले ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, अच्छा चलो, खैर ये तो सब बहुत, मतलब रेयर ही कोई पढ़ रहा होता है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। ये इसका आंसर आपको पता है, देखना कैसे, बस वो चीजें ना आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। एक बात बताओ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे ना, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए थी। बहुत ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए थी, और उसका जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस सपोज 100 रुपए है, ठीक है, सपोज 100 रुपए है।
व्हाट इज द प्रॉफिट? 20 रुपीज। ठीक है, अभी हुआ क्या कि कॉस्ट प्राइस अभी भी मान लो 80 रुपए है, कॉस्ट प्राइस अभी भी मान लो 80 रुपए है, बट ये जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ा करके मान लीजिए आप कितना कर दिया? 120 कर दिया। ठीक है, मान लो आपने कितना कर दिया? 120 कर दिया। अब एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ा होगा तो जो कंज्यूमर होगा वो ज्यादा लेना चाहेगा, कम लेना चाहेगा? और जो प्रोड्यूसर होगा, जो बेचने वाला होगा, वो क्या कोशिश करेगा? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें। अब इसने देखो यहां पे क्या लिखा है, इंपोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हुआ, बताओ वो कंज्यूमर एक्सेस सप्लाई करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, पहले 20 का था अभी 40 का हो रहा है, बोलो हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना यार, कौन नहीं चाहेगा प्रॉफिट हो? वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहे, डिमांड की बात नहीं कर रहा, डिमांड तो कंज्यूमर करेगा ना, सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा? बस ये बता दो, बस दैट इज द राइट आंसर। कुछ समझ में आया? कुछ अलग चीज नहीं है यार, सिंपल सी बात है। अगर आप भी कोई कंपनी आपने स्टेब्लिश कर रखी है, तो जैसे होता है ना कि लाइक क्या करते हैं कि जैसे अब आपके पास मान लो चलो किसी के पास सेब है, ठीक है ना, अब उसे पता है कि सेब बहुत सस्ते में जा रहा है, सस्ते में जा रहा है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? बेचेगा और पड़ोसियों में बांट देगा, रिश्तेदारों में बांट देगा, बोलो हाँ या ना? अगर ये बहुत महंगा है तब क्या करेगा वो? अभी पड़ोसियों को देगा क्या वो? अभी रिश्तेदारों को देगा वो? पूरा का पूरा क्या करेगा? बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट तो सबको चाहिए, तो सप्लाई ज्यादा कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्राइस ज्यादा हुआ होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यही है इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं है। वो बात अलग है कि कभी पल्ले नहीं पड़ा हमारे, मतलब कभी समझने की कोशिश नहीं करी या किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी, है बहुत सिंपल। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? देखो, द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इज अ प्राइस विच इक्वलाइज डिमांड एंड सप्लाई। इक्वलाइज, उससे ज्यादा जा रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा जा रहा है और कम हो रहा है, तो इस तरीके से द फ्लोर प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो द सप्लायर टेंड्स टू सप्लाई मोर इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट। यस या नो? ठीक है, अब यहां पे एक बात समझते हैं। एक ये देखो, ये चार्ट है, इस चार्ट से ना आपके बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, देखना अभी इसको समझो, बस इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या है? क्वांटिटी, मतलब अमाउंट जिसमें वो प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है? प्राइस। ये क्या है? डिमांड, डिमांड का ग्राफ। और ये क्या है? सप्लाई, सप्लाई का ग्राफ। ठीक है, अब समझना जरा। मान लो देखो, मतलब हम इस एक ग्राफ कहां से आया, एक ग्राफ के थ्रू नहीं समझेंगे, हम अपनी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से इस ग्राफ को बेसिकली बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो हाँ या ना? जैसे देखो, मान लो सिंपल सब कुछ सही था, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या कर रहे थे? जनरेट कर रहे थे। ठीक है, अभी हुआ क्या? अभी मान लीजिए वो क्वांटिटी मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई, किसी चीज का मार्केट में एक्सीज हो गया। बोलो हाँ या ना? अगर किसी चीज का मार्केट में एक्सीज हो गया तो इसका मतलब जो प्रोड्यूसर था उसने बहुत ज्यादा सप्लाई करी होगी, तो सप्लाई क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जब मार्केट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो जो उसकी डिमांड होती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देखो, जैसे ही क्वांटिटी, किसी भी अमाउंट का क्वांटिटी बढ़ा, किसी भी अमाउंट का क्वांटिटी बढ़ा, उसके बाद वो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम होने का मतलब क्या है? कि क्या लोग घट गए क्या? नहीं, सबको इजीली मिल गया ना, तो कोई जाएगा नहीं दोबारा लेने। बोलो हाँ या ना? तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि ज्यादा चीजें हैं और लेने वाले कम हो जाएंगे। पहले डिमांड ज्यादा क्यों थी? क्योंकि चीजें कम थी, लेने वाले ज्यादा थे। जैसे कोरोना के टाइम पे मास्क का हाल हुआ था, मास्क स्टार्टिंग में क्या हुआ था? यही तो हुआ था, उसके चक्कर में 50-50 तक रुपए के मास्क बिके थे यार। यस नो? तो क्यों हुआ था एक्चुअली? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था?
बेसिकली क्वांटिटी बहुत कम थी, इसलिए क्वांटिटी कम होने पे डिमांड क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और क्वांटिटी कम मतलब सप्लाई भी ऑब्वियस सी बात है कम ही थी। समझ में आई नहीं? अब देखो, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से यहां पे मान लो एक इक्विलिब्रियम प्राइस है ये, अभी प्राइस यहां से यहां पे बढ़ा, तो बताओ जरा, अगर ये प्राइस मतलब ये प्राइस यहां से यहां पे बढ़ गया, अब देखो जरा, तो अगर ये प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या हुआ, बोलो, सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज करना चाहेगा ना, अगर प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर सप्लाई क्या करना चाहेगा, इंक्रीज, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, वही बात तो अभी हुई ना हमारी, समझ पा रहे हो नहीं? प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो। अगर क्वांटिटी घट गई, सपोज क्वांटिटी घट गई, सपोज क्वांटिटी घट गई, तो क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? मार्केट में किसी सामान मतलब कोई सामान था, उसकी उसकी क्वांटिटी कम हो गई, क्या होगा, प्राइस क्या होगा, देखो बढ़ रहा है प्राइस, बोलो हाँ या ना, प्राइस बढ़ रहा है, यस या नो? और क्वांटिटी कम होगी, सप्लाई तो ऑटोमेटिकली कम हुआ होगा, तभी तो क्वांटिटी कम हुई ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे ऑफ सीजन में सेब के प्राइस क्यों ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी उधर से आई कम रही है, सप्लाई ही कम है ना, यस या नो? तो उस तरीके से क्या ये टेबल हमें, क्या ये चार्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर कोई पूछे कि देखो यार क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, क्वांटिटी बढ़ाने पे सप्लाई बढ़ेगा घटेगा, क्वांटिटी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा ना, डिमांड क्या होगा, कम होगा, देखो डिमांड कम होगा, मार्केट में ढेर सारी चीजें आ गई तो लोग थोड़ी, सब लोग थोड़ी खरीदेंगे, यस या नो? क्लियर है? उसी तरीके से क्वांटिटी कम हुई तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घट जाएगी। अब इसी चीज को प्राइस से देख लो, प्राइस ज्यादा हुआ, प्राइस ज्यादा हुआ तो बेसिकली कंज्यूम प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, सप्लाई ज्यादा करें, यस या नो? ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप, तो ऑब्वियस बात है डिमांड भी बढ़ा, डिमांड बढ़ा तभी तो मतलब वो फिर उसे क्या करते, प्रॉफिट लेने के चक्कर में ज्यादा वो बेसिकली, क्योंकि क्वांटिटी घट गई ना, क्वांटिटी घट गई तो डिमांड बढ़ेगी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, ये भी बड़ी बात है कि अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो, याद रखना। imposition of a unit tax shift the demand curve from to the left, कर्व वही है। अब देखो imposition of unit tax, अब कोई कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, अब बताओ अपना सामान क्या करेगा, हाँ? अरे अपने सामान की प्राइस क्या करेगा, वो महंगा करेगा ना, जीएसटी आने के बाद प्राइस महंगे क्यों हो गए, प्राइस ज्यादा हुए ना जीएसटी के बाद, क्यों हुए, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही है, बोलो हाँ या ना? बस इतनी सी बात समझनी है यार, कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो घर से देगा क्या, वो किसके ऊपर डालेगा, कंज्यूमर के ऊपर, उनसे ही तो लेगा। कोई बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं क्या मैं, सिंपल सिंपल तो बातें कर रहा हूं यार। अब वो इतना थोड़ी ना कि नहीं यार चलो ठीक है, गवर्नमेंट का कोई, लोगों का क्यों नुकसान करना, चलो मैं अपने से कर दूंगा, यही करता तो बिजनेसमैन थोड़ी ना होता वो, समझ पा रहे हो नहीं? अगर उससे टैक्स ज्यादा करेगा तो ऑब्वियस सी बात, वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये पूछ रहा है कि जो डिमांड कर्व है लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, देखो जरा। अब अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताओ जरा किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट ना, समझ में आया नहीं? तो व्हाट इज द आंसर, पहले ही हो जाएगा क्या? अभी दोनों क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं इकोनॉमिक्स के? और अगर ध्यान दो तो हमने कुछ भी मतलब लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीखी है, मतलब जो जनरल नॉलेज है वही से बातें कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा देखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम 200 से 240, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, ऑब्वियस बात है डिक्रीज तो होना ही था, क्वांटिटी बढ़ा डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइंड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल फॉर्मूला, क्या होता है, देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाट, क्या था, क्या था, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मतलब डेल क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब डेल पी अपॉन पी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई क्यू अपॉन डेल पी बाई पी, बस एक फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो बताओ। डेल क्यू मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल P अपॉन P। चलिए बताइए, डेल क्यू मतलब पहले पहले क्वांटिटी कितनी थी बताओ जरा, पहले क्वांटिटी कितनी थी, पहले 1000 थी, ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूले को अगर और एक्सप्लेन कर दें तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1। समझ में आया, ये इसी को क्या कर दिया है मैंने, डेल क्यू को क्या कर दिया, Q1 माइनस Q2। चलो अब बताओ, बताइए सब लोग, Q1 कितना है 1000 माइनस 800 डिवाइड बाई 1000, P1 बताओ 200 ही रखना है, ये नहीं कि ज्यादा कम के चक्कर में, और ये कितना 240 डिवाइड बाई 200, देखो कितना आ रहा है ये 200 बटे 1000 डिवाइड बाई माइनस 40 बटे 200, यस या नो, ठीक है। 200 माइनस 240 तो माइनस 40 ही आएगा, यस या नो। अब देखो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, अरे चलो इसको सॉल्व करो, देखो जरा 200 मतलब यहाँ पे अगर देखो 200 गुड़े 200 माइनस 200 गुड़े 200, ये 200 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 1000 गुड़े 40। तो अगर आप ध्यान दो तो सबकी वैल्यू क्या आ गई, -1, बोलो हाँ या ना, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज -1। क्लियर हुआ, तो दिस इज व्हाट पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिक, और सिंपल सा है ना, इन्होंने क्या बोला कि इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, कि किसी में चेंज करो तो बेसिकली रिफ्लेक्ट, कितना रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज द इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इलास्टिसिटी एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में या 10th में हुआ करता होगा, यंग मॉडुलस जिसका ये होता था, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है ना। खैर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्या, देखो यहाँ पे कहाँ गया, अगर परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड इनफाइनाइट हो तो परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन -1, ठीक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली क्या पूछेगा इकोनॉमिक्स में कि मतलब इसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, समझ में आया, ठीक है। ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट, तुम्हारी अर्निंग 40,000 रुपए है और तुमने उसी मंथ में 50,000 रुपए खर्चा कर दिया, बताओ तुम्हारा घाटा कितने का है, बस वही है।
कुछ नहीं है। ये तुम्हारे लेवल पे बात कर रहा था, ये देश के लेवल पे बात हो रही है। तो समझ में आया? बस इतना ही है कि जितना जितना इनकम हुआ कंट्री को, गवर्नमेंट को जितना इनकम हुआ, इनकम मतलब टैक्सेस के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर बने हैं उनसे जो भी आ रहा है, जो भी रेवेन्यू हुई, अगर उससे ज्यादा का उन्होंने मतलब खर्च कर दिया, खर्च भी तो करते हैं ना, बजट में जो पेश करते हो क्या करते हैं, हमारे ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो जितना आया उससे ज्यादा खर्च कर दिया, तो वो पैसे घर से तो नहीं लगाएंगे ना, क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेंगे, किसी दूसरे देश से उधार लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो समझ नहीं, तो वही जो है वो इसका मतलब क्या हुआ, जितने का घाटा हो रहा है उतना ही उधार लेंगे ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कुछ? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द इज इक्वल टू, तो बताओ जरा, नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सिंपल सा मतलब है जो घाटा होगा उतना ही क्या लेंगे, उधार लेंगे। व्हाट इज द आंसर? डी। नहीं समझ में आया? यार तुम 40,000 रुपए तुम कमा रहे थे, 50,000 खर्चे हो गए, तो वो 10,000 किसी से तो लोगे ना, तो तुम्हारे लिए घाटा नहीं है क्या, क्योंकि वो देना भी तो है, तो घाटा ही तो हुआ। कुछ बहुत बड़ी बात है क्या? सिंपल है यार, इकोनॉमिक्स आप अपने लेवल पे देख लो ना, कंट्री लेवल पे समझ में आ जाएगा। डन। देखो समझते हैं जरा, ठीक है। तो द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज मेजर दैट टेल्स अस हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंड्स बियॉन्ड व्हाट इट अर्न्स। बोलो हाँ या ना। कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है जितना वो हमसे कमा रहा है, वही तो हुआ घाटा, डेफिसिट। तो लाइक वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, ठीक है। अच्छा मैंने मंथली दिया, वो क्या होता है, ईयरली होता है कि एक पूरे एक साल में कितना रेवेन्यू हुआ और कितना खर्च किया, तो जितना खर्च किया होगा, अब जितना खर्च किया होगा, अब obvious सी बात है 100-200 तो है नहीं कि पॉकेट से लगा देंगे, यहाँ तो हजारों करोड़ों में बात चलती है, तो किसी न किसी से लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना घाटा हुआ उतना ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो obvious सी बात है यही होगा ना, फिर नेट बोरोइंग चाहे जहां से लो हमें नहीं फर्क पड़ता, ले रहे हो इसका मतलब क्या है कि तुमने जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया। यस या नो? क्लियर? तो इसी बोलते हैं सकल राजकोषीय घाटा। हिंदी में देखो मतलब ही समझ में आ जाएगा, चलो इंग्लिश में ना भी समझ में आए, हिंदी देखो, राजकोषीय घाटा। यस या नो? राजकोष पहले होता ना, राजा महाराजाओं का होता था, राजकोष अलग होता है, एक डिपार्टमेंट ही होता था पूरा, तो बस वही है। डन। खैर तो सिमिलर फॉर अ गवर्नमेंट द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट shows हाउ मच इट इज स्पेंडिंग on various programs, infrastructure etc. compared to how much money it's collecting through the taxes and other sources of revenue. If the government spends more than it earns, it will have a gross fiscal deficit which may require borrowing or other financial strategies to manage. Then simple सा word है,